नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम जो आपके मॉडल पेपर चल रहे हैं उसमें मैंने 9 पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 10वां पेपर। ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूं, दसवां मॉडल पेपर है, ये लास्ट है वैसे तो, लेकिन मैं और करवाऊंगा, दूसरी बुक से भी करवाऊंगा आपको, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम पड़ा है। 10वां मॉडल पेपर है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसमें कितने आते हैं? 12 सवाल आते हैं। ठीक है, और ये MCQ टाइप होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक से ज्यादा इसमें ऑप्शन होते हैं आपके पास में। तो पहला जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है 2√3। 2√3 आपसे पूछे किस प्रकार की एक संख्या है। तो एक बात समझना, आप लोगों को यह ध्यान होना चाहिए, √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। क्यों ये अपरिमेय संख्या है? क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह संख्या अपरिमेय है। अब ध्यान देना, जो बात जरूरी है, अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से गुणा करने से, भाग करने से या जोड़ और घटाव करने से जो हल आता है वो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर दो अपरिमेय संख्याएं सेम है, दो अगर अपरिमेय संख्याएं सेम है और इनको गुणा करने पर क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। वो क्यों आएगा वो ध्यान से देखो, क्योंकि √3 करने पर कितना आता है? 3, और 3 एक क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसे मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं। लेकिन बाकी यहां ध्यान दो, ये अपरिमेय, ये परिमेय, और गुणा करने पर क्या आएगा? अपरिमेय। तो फर्स्ट का हल होगा अपरिमेय संख्या। 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ये लिखा हुआ है, थर्ड करवा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है। थर्ड देखिए, इसमें लिखा हुआ है -5x, फिर लिखा हुआ है +7y और बराबर लिखा हुआ है 2। और आपसे ये बोला गया है कि आश्रित रेखिक समीकरण के युग्म का समीकरण, एक समीकरण आपको दिया हुआ है, दूसरा लेकर आना है। एक बात यहां समझनी होगी आपको, एक नया वर्ड आ गया, आश्रित। ध्यान से समझना, आश्रित का मतलब क्या है। देखिए 3 टाइप होते हैं। एक होता है प्रतिच्छेद वाला। ठीक है, एक होता है प्रतिच्छेद जिसमें रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद जब करती है तो आपको ये पता होना चाहिए, इसके लिए जो कंडीशन है वो ये होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है समपाती। दूसरा होता है समपाती, और समपाती में ध्यान देना, समपाती में जो कंडीशन होती है वो होती क्या है? वो होती है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर होता है C1/C2। अब ध्यान से सुनना, समपाती का मतलब यहां पर है आश्रित। समपाती का मतलब ही है यहां पर आश्रित। इसका आश्रित का मतलब ये होता है ना, डिपेंडेंट, दूसरे पर डिपेंड करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम आश्रित होना। तो मुझे बताइए, समपाती में एक रेखा पर ही तो दूसरी रेखा होती है, एक रेखा पर ही दूसरी रेखा, इसका मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर है, वो कहना ये चाहता है। तो आपको एक ऐसी समीकरण लिखनी है जिसके लिए कंडीशन ये अप्लाई होनी चाहिए। अब ये आपको पता है, कंडीशन ये अप्लाई करने के लिए एक समीकरण को गुणा ही करना पड़ता है केवल, है ना। जैसे ध्यान देना, एक मैं कुछ समीकरण लिखता हूं, 4x + 5y = 10 लिखा मैंने। अब मैंने ये बोला कि आपको समपाती रेखा बनानी है, इसलिए एक समीकरण और बनाओ। तो इसे या तो आप 3 से गुणा कर दो, या 2 से गुणा कर दो, या -2 से गुणा कर दो, कोई भी एक संख्या से गुणा कर दो इसे। तो 2 से गुणा करने पर यहाँ कितना आएगा? 8, यहाँ कितना आएगा? 10, और यहाँ कितना आएगा? 20। अब इनका अगर हम अनुपात लिखते हैं तो 4/8 आएगा, यहाँ पर 5/10 आएगा, और यहाँ -10/-20। ये आपको पता है, इस तरफ आकर क्या होगा? ये माइनस का। अब ध्यान से देखो, ये 2 बार काटता है इसको, ये भी 2 बार काटता है, और ये भी इसको 2 बार काटता है। तो देखो बराबर आ रहा है ना सब कुछ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक रेखा के आश्रित या समपाती दूसरी रेखा लिखनी है तो आपको उस समीकरण को कोई एक संख्या से गुणा करना होता है। अब यहाँ हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उन सभी ऑप्शन में आपको ये जो x है ना, यहाँ पर x, ये 10 नजर आ रहा होगा ना। कितना है? 10 है। तो अगर मैं अब 3 से गुणा करूंगा तो यहाँ 5 या 15 हो जाएगा ना। हमें 10 बनाना है, इसका मतलब कितना से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। लेकिन मैं बता देता हूं 2 से गुणा करने पर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। देखो मैं करता हूं अभी
2 से अब गुणा करेंगे तो 4 जो ऑप्शन दिए वो मैच नहीं होंगे, तो फिर सोचेंगे कि क्या करना पड़ेगा। लाना तो 10 है और 10 लाने के लिए आपको पता है 2 से गुणा करना पड़ेगा। मैं इस समीकरण को 2 से गुणा करूंगा तो ये 2x आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 14y और बराबर कितना आएगा 4। 2 से गुणा कर दिया, पर ये आंसर एक भी ऑप्शन में नहीं है, सॉरी, यहाँ 2 से गुणा करने पर 10 आएगा। अब ध्यान से देखना, हमें ये ऑप्शन नहीं मिला, हालांकि ये सही है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो फिर 2 की जगह आपको गुणा करना पड़ेगा -2 से। अब -2 से गुणा करने पर आपको पता है माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस का 10 आएगा। यहां जो 14 है अब हो गया माइनस का, और ये जो 2 है ना ये हो जाएगा वो माइनस का 4। ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा एक, ये ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। और एक चीज और है, अगर ये ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है तो ये 4 को इस तरफ लेकर आना पड़ेगा। अब ये 4 इस तरफ आएगा तो 4 प्लस का और बराबर क्या आएगा 0, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा एक, ठीक है। तो ध्यान से देख लिया करो कि वो +2 से गुणा कर रखा है या फिर -2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में ये लिखा हुआ है द्विघात समीकरण है और उसके मूल निकालने। बहुत ज्यादा सिंपल है ये तो। 2x² -x -6 = 0 है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए इनको गुणा करने पर कितना आएगा -12x², और बीच में -x लिखा हुआ है, इसका आपको है ना टुकड़ा निकालना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ माइनस है, इसका मतलब एक संख्या माइनस की होगी और एक संख्या प्लस की होगी। इनका गुणा करने पर, माइनस प्लस को गुणा करने पर ऊपर देखो माइनस आ जाएगा, और माइनस की संख्या बड़ी लेंगे हम 4 और छोटी संख्या लेंगे हम 3। तो 4 में से 3 को निकालेंगे -x बचेगा, और 4x को 3x से गुणा करेंगे तो 12x² माइनस का आ जाएगा। तो सिंपल बात यह है कि आपको x की जगह क्या लिखना है, -4x और +3x और -6 बराबर 0। मैं फिर बता देता हूं, जिनको ये करना आता है ना वो सारे सवाल कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, और एक बात और बता देता हूं, द्विघात समीकरण तो बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में भी आती है कई बार हल करने के लिए, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x, 2 और x बाहर तो अंदर बचेगा x, 2 का भाग 4 में 2 बार, यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो यहाँ अंदर बचेगा x, और 3 का भाग 6 में 2 बार बराबर 0। x - 2 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2x + 3 बचेगा। इनको अलग अलग 0 करने पर x बराबर 2 आएगा। यहाँ 2 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया ना, यहाँ से 3 वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में ये चला गया भाग में। तो दोनों आंसर आ गए आपके 2 और -3/2। सेकंड ऑप्शन होगा सही। फोर्थ क्वेश्चन तो था ये। फिफ्थ देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बोला समांतर श्रेणी कौन सी नहीं है। तो ध्यान से देखो, एक लिखा हुआ है 4/3, 7/3, 9/3 और 12/3। इस प्रकार आपको एक सीरीज दी हुई है। ध्यान से देखो, जब भाग में सब कुछ सेम होता है ना, देखो भाग में तो 3 है सब में, अब भाग में सेम है तो भाग में तो देखना ही नहीं हमें ऊपर कितना डिफरेंस है। यहां डिफरेंस कितना है 3 का है, यहां डिफरेंस कितना है 2 का ही है। तो बताइए सर्वांतर समान है क्या? नहीं है। यहां अंतर 2 का है, 2 जोड़ने पर 9 आया है, यहां कितना है वापस 3, लेकिन यहां 3, यहां बीच में 2 आ गया ना, तो ये गलत है, समांतर श्रेणी ये नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन होगा से, है ना, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यही पूछे कि कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में डायग्राम दिया हुआ बना देता हूं मैं अभी। इस प्रकार एक आपको डायग्राम दे रखा है। P यहाँ पर R डैश है, ऊपर R है, ये Q हो गया, यहाँ पर Q डैश है, और यहाँ लिखा हुआ है P1 और ये P2 और ये P3। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है त्रिभुज PQR और एक त्रिभुज है PQ डैश R डैश, और आपसे ये बोला गया है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या है। तो पहले जिसका नाम होता है उसका अनुपात पहले आएगा, और जिसका नाम बाद में है उसका अनुपात बाद में आएगा। तो मुझे ये बताओ कि ये जो त्रिभुज है वो आपको नजर आ रहा है कि त्रिभुज PQR। पहले इसमें देखो P, Q और R, इसका मतलब बड़ा त्रिभुज है। ध्यान से देख लेना, P से Q पर और Q से R पर, ये पूरा त्रिभुज है ऊपर वाला। और फिर ध्यान से देखो यहां क्या लिखा हुआ है P Q डैश R डैश, तो P से आपको Q डैश पर जाना है और फिर R डैश पर। तो मैं फिर बता रहा हूं आपको, एक तो ये त्रिभुज देखना है और एक है ना ऊपर वाला पूरा। अब ध्यान से देखना, मुझे बताइए आप, यहां देखिए 2 पॉइंट है, यहां से यहां तक एक भाग और आगे दूसरा, समझ लेना इस बात को।
यहां से यहां तक ये 2 भाग हो रहे हैं, तो ये अनुपात में कितना है 2। अगर ये अनुपात में 2 है तो ये लाइन भी अनुपात में कितनी होगी, अनुपात में बोला है मैंने, लंबाई 2 नहीं बोली है, अनुपात में 2 होगा ये, है ना। लंबाई इसको मैं 2x लिख सकता हूं। अगर ये 2 है तो ये 2 होगा अनुपात में। अब बताइए पूरा कितना है 3, क्योंकि 1 2 और 3 भाग है, इसमें 3 भाग है, इसका मतलब ये जो पूरी लंबाई है वो कितनी अनुपात में 3x है। अनुपात में ये लंबाई कितनी है 3 है। अब आपको ये पता होना चाहिए, हमें यही पूछा है भुजाओं का अनुपात। पहले कौन से त्रिभुज का नाम है PQR, मतलब बड़े वाले का, तो बड़ा अनुपात कितना है 3x और छोटा अनुपात कितना है 2x। x कैंसिल आउट हो गया 3:2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा ये फर्स्ट। समझ आना चाहिए बिल्कुल, आपको यही पूछा है कि जो बड़ा त्रिभुज है PQR और उसकी भुजा का त्रिभुज PQR के साथ आपसे अनुपात पूछा है, तो छोटे का अनुपात 2 है और बड़े का कितना है 3। पर वो पता कैसे चला, वो यहाँ से पता चलता है, ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2, लेकिन ये एक अगर हम एक स्टेप और आगे जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3। तो अगर ये 3 है अनुपात में तो ये भुजा भी कितनी है 3 है, और अगर ये 2 है तो ये यहाँ तक कितनी होगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में आपसे ये पूछा है, एक दूरी दे रखी है और उसमें एक पॉइंट है P, वो निकालना है। A एक निर्देशांक है 4, P, बहुत ज्यादा सिंपल है ये। और दूसरा है B 1,0। तो ध्यान से देखो, AB एक रेखा है और उस रेखा की लंबाई 5 इकाई है। हमें इसकी लंबाई दे रखी है, दूरी दे रखी है। अब दूरी दे रखी है तो दूरी सूत्र ही लगेगा। AB का मान 5 इकाई है। ध्यान से देखना, AB का फॉर्मूला आपको आना चाहिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल कितना है 5। ध्यान से देखो, यहां अगर मैं x2 अगर मैं इस 1 को मानता हूं, क्योंकि इसे हम हमेशा पहला बिंदु मानते हैं और इसे हम दूसरा मानते हैं, तो ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। ये कोई जरूरी नहीं है पर हम मानते हैं हमेशा। x2 का मान कितना हमारे पास 1 माइनस x1 कितना है 4, इसका स्क्वायर। y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है p, इसका स्क्वायर बराबर कितना है 5। एक काम करते हैं, यहां घटाने पर कितना आएगा -3, और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यहां p का स्क्वायर कितना होगा p स्क्वायर, और ये जो अंडर रूट है मैंने दूसरी तरफ भेज दिया तो वहां कितना हो जाएगा 25। ये अंडर रूट को यहां भेजने पर 5 का स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर आप लोगों को बताइए 25 होता है। पी स्क्वायर मैंने यहाँ लिखा एज इट इज, इक्वल में 25 है, और ये जो यहाँ 9 है, ये 9 यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो गया। पी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 16, तो पी बराबर आएगा +-4। ये आपका एक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट वाले दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। 8वां है, ये लिखा हुआ है sin 45 + थीटा और माइनस कोस 45 - थीटा। अब आपको यहां एक तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि 45 + थीटा और 45 - थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला हमेशा होता है 90 का मल्टीपल में होता है। ध्यान से देख लेना, जो फॉर्मूला आपने सीखा है, जो सीखा है वो फॉर्मूला होता है sin 90 - थीटा या फिर sin 180 - थीटा या प्लस थीटा। ऐसे फॉर्मूले तो होते हैं। 10th क्लास में 90 वाले हैं, 11th क्लास में जाएंगे तो आगे वाले फॉर्मूले भी आ जाएंगे, लेकिन 45 का ऐसे कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो फिर इस क्वेश्चन में आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ कोई फॉर्मूला लगेगा, क्या नहीं लगेगा फॉर्मूला। इसमें 45 का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ध्यान से समझना, यहाँ sin 45 + थीटा है और आगे कोस है, तो इस कोस को हम बदल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो ब्रैकेट है ना, इसे पूरे को आपको a मानना होगा। ध्यान से समझ लेना, यहां जो ब्रैकेट है इसे मैं अगर a मानता हूं तो बताइए क्या बन गया, कोस a। क्या बन गया, कोस a बन गया ना। इस ब्रैकेट को मैंने a मान लिया तो ये क्या बन गया, कोस a। अब मुझे ये बताइए, कोस a का फॉर्मूला क्या मैं लिख सकता हूं sin 90 - थीटा, मतलब a। थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, a होता है। ये तो कोस का फॉर्मूला होता है sin 90 - a है यहाँ पर कोण, तो a लिखेंगे, थीटा होता है तो थीटा लिखते हैं। अब आपको करना क्या है, इस कोस को यहां से हटाना है और उसकी जगह साइन लिखना है। अब देखना, sin 45 + थीटा माइनस, आगे देखिए कोस की जगह कौन आएगा, अब साइन, तो मैंने साइन लिख दिया। फिर ये 90 है तो मैं 90 भी लिख देता हूं, फिर माइनस है, माइनस भी लिख दिया। पर a है, अब फॉर्मूले में a है
लेकिन ए का मान कितना हमारे पास, ए की जगह कौन था पहले 45 माइनस थीटा, इसलिए मैंने बाहर बड़ा ब्रैकेट और अंदर कौन सा ब्रैकेट बनाया, छोटा। ध्यान से समझ लेना, इसको मैंने ए माना था आपको समझाने के लिए, ठीक है। बाकी मैं तो सीधा ही लिख सकता था, पर ये ना समझा के मैं अगर सीधा लिखता ना इस प्रकार तो थोड़ा आपको कम समझ आता, तो इसलिए मैंने इस पूरे को क्या माना था, ए। फिर ये फॉर्मूला होता है, ए का मान जो था वो वापस रख दिया वहां पर। अब थोड़ा इसे हल करना पड़ेगा। साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन, ध्यान से देखना, ये 90 अपनी जगह है, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये 45 माइनस का हो गया, और ये माइनस और अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस थीटा। अब एक स्टेप और बचा है बस, साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन 90 में से 45 कम होगा तो कितना बचेगा, 45 ही बचेगा, और प्लस थीटा। अब ये दोनों सेम है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा, 0। नेक्स्ट देखिए, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना अभी, वो पहले भी एक मॉडल पेपर में आ चुका है। अब ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि हाँ हमने ये पहले पढ़ा है। अब जिनको नहीं पता इसका मतलब वो पढ़ते नहीं है। लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है ये है 9वां, ठीक है। लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और बराबर दिया हुआ है इसमें 7। दूसरा जो आपसे पूछा है वो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये पूछा है, लेकिन इसे हम क्या मानेंगे, x। क्या मान लिया, x मान लिया। अब ध्यान से देखना, इन दोनों को गुणा करेंगे, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे हम, ठीक है। तो गुणा करने पर ध्यान से देखना, LHS अलग गुणा होता है और RHS अलग। टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू में आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहां 7 का गुणा होगा x से, 7x। ध्यान से देखना, ये इसे मैं a मानूंगा तो ये a है, और इसे मैं b मानूंगा तो ये b है, तो यहां a प्लस b और a माइनस b फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल कितना है, 7x। इसका मान कितना होता है, 1, क्योंकि ये सर्वसमी का है ना, ये आपको पता होना चाहिए, और बराबर है 7x। तो x बराबर कितना आएगा, 1, और ये 7 गुणा में कहाँ आ गया, भाग में, तो x का मान आ गया 1/7। अब x माना किसको था, इसे माना था ना, तो इसका ही तो मान पूछा है आपसे, x का मान नहीं पूछा, x तो है ना हमने माना है, इसकी जगह क्या आएगा 1/7। तो ऐसा क्वेश्चन है ना कोसेक और कोट में भी बन सकता है। देखिए अभी बता देता हूं मैं, ध्यान से देखना। अगर मैं ये इस प्रकार लिखूं, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोट थीटा अगर बराबर में 6 लिखता हूं मैं, और यहां अगर मैं ये लिखूं कोसेक थीटा और प्लस कोट थीटा, बताइए कितना आएगा। तो वही करना, x मानना, इनको गुणा करेंगे उसका आंसर 1 आएगा, 1 है ना, जो हल करेंगे उसका आंसर कितना आएगा, 1। तो x बराबर आएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट में थोड़ा ध्यान देना, टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें यह बोला गया कि 30 से 40 जो एक आपका अर्ध अंतराल है उसकी बारंबारता कितनी है। तो यहां लिखा हुआ है 0 से अधिक, यहां लिखा हुआ है 0 से अधिक, फिर लिखा हुआ है 10 से अधिक, इसी प्रकार लिखा हुआ है 20 से अधिक, फिर है 30 से अधिक और 40 से अधिक। अब ध्यान देना, हालांकि और भी है पर मैं इतने लिखूंगा। अब ध्यान से समझना, 0 से अधिक है तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं ना, 0 से 10। देखिए इसमें 0 से अधिक वाले आ जाएंगे ना, इसमें ध्यान से देख लेना। 0 से अधिक का मतलब है 0 से 10, तो 0 से जो बड़े होते हैं वो 10 से कम ही है। इसमें लिखूंगा मैं 10 से 20, यहां लिखूंगा मैं 20 से 30, और यहां लिखते हैं 30 से 40। अब ध्यान से समझना, आपको यहां फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, आपको CF दिया हुआ है, संचयी बारंबारता दी हुई है आपको, तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड फ्रीक्वेंसी। ये वर्ग लिख सकता हूं मैं, यहां लिखा हुआ है कुछ आपकी बुक में, यहां लिखा हुआ है 63, फिर है 58, फिर यहां पर 55 है, फिर 51 है, और फिर 48 भी लिखा हुआ है। आगे भी है लेकिन हमें इतनी जरूरत पड़ने वाली है। अब ध्यान से समझना,
अब आप ये बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये CF है ना, आप ये सोच रहे हो कि सर आपको पता कैसे चला कि ये CF है। मैं फिर बता देता हूं, जब से अधिक और से कम इस प्रकार की जब सवाल आता है तो उसके सामने जो लिखा होता है ना हमेशा, वो हमेशा क्या होता है, CF ही होता है। हाँ एक बात अलग है कि वो एक में उल्टा होता है और एक में सीधा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखिए यहां लिखा हुआ है 0 से अधिक, तो मुझे बताइए जो नीचे जितने भी लिखे हुए हैं वो सारे 0 से अधिक है ना। देखिए यहां 0 लिखा है तो ये 10, 20, 30 ये सारे 0 से अधिक है। इसका मतलब नीचे वाले सभी को जोड़कर यहां लिखा हुआ है 63, लेकिन मुझे वो चाहिए जो 0 से 10 तक है, मुझे नीचे वाले नहीं चाहिए। तो 0 और 10 के बीच में जो आएगा वो ध्यान से समझना। तो नीचे वालों को हटा दो, ध्यान से समझना, हम नीचे वाले को हटा देते हैं। एक बात समझना, अगर आपके पास मान लीजिए 5 लोगों के अंक है, आपको एक स्टूडेंट का अंक चाहिए, तो उन 5 लोगों के अंकों में से 4 बच्चों के अंक निकाल दो तो 1 का आ जाएगा। आपको केवल 0 और 10 के बीच का चाहिए तो नीचे वाला पूरा निकाल दो, तो नीचे कितना 58 है ना, तो यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। 58, 63 में से 58 को घटाने पर कितना आएगा, 5। इसी प्रकार 55 को 58 में से घटाने पर कितना आएगा, 3। इसी प्रकार ये मैं घटाऊंगा, यहाँ पर कितना आएगा, 4। और यहाँ 48 को इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 3। तो आपसे यही पूछा गया कि 30 और 40 की बारंबारता कितनी है, 3 है। मैं फिर बता रहा हूँ, सिंपल सवाल था लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 30 से 40 के बीच की आपसे बारंबारता पूछी है, न कि संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कितनी है, 51 है, लेकिन बारंबारता 51 नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां पर आज क्लास नहीं लिखा क्या, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए लास्ट है मल्टीपल चॉइस में। इसमें लिखा है ताश की एक गड्डी में से एक काले रंग के गुलाम न होने की प्रायिकता। मैं फिर बता देता हूं, ये न होने वाला पूछते हैं ना, इसमें गलत करते हैं बच्चे। होने वाला सही होता है लगभग, न होने वाला गलत हो जाता है। इसमें ये पूछा है कि ताश की गड्डी, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। कुल पत्ते 52 होते हैं, कुल परिणाम 52 होते हैं। इसने ये बोला है कि काले रंग के गुलाम न होने की, आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि गुलाम होते कितने, 4 होते हैं। गुलाम कितने होते हैं, 4। इनमें से 2 है ना काले होते हैं और 2 होते हैं लाल, 2 होते हैं लाल। लेकिन इसने बोला है कि आपको क्या नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए गुलाम नहीं चाहिए, वो भी काला रंग का। तो मुझे बताइए 52 पत्तों में से कौन से नहीं चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए बस, ध्यान से समझ लेना। 52 पत्तों में से आपको 2 काले गुलाम नहीं चाहिए, तो बताइए आपके पास कितने बच गए फिर। अनुकूल परिणाम में 50 बचेंगे ना। अनुकूल परिणाम जो लिखते हैं हम, उसमें कितने बचेंगे, ध्यान से देखना, 50 बचेंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसने बोला है 2 काले गुलाम नहीं होने चाहिए, तो उनको निकाल दो। जो 2 काले गुलाम है उनको निकाल देंगे, तो बाकी कितने पत्ते बचेंगे हमारे पास, 50। तो यहां अगर मैं प्रायिकता लिखूंगा तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल घटनाएं बटा में होता है कुल घटनाएं। तो अनुकूल कितनी है, 50, और बटा में आएगा 52। तो आंसर आएगा 25/26। ये कट जाएगा 2 बार। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें फिर 6 सवाल आएंगे आपके, और ये आते हैं रिक्त स्थान वाले। फर्स्ट जो इसमें सवाल है, इसमें लिखा हुआ है ax + by + c 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का रिक्त स्थान कहलाता है। तो ये है ना मानक समीकरण है, 2 चर वालों का क्या ये मानक समीकरण होता है। कौन सा समीकरण है ये, बोला गया कौन सा समीकरण, इसमें ये पूछा कि कौन सा समीकरण है, तो ये स्टैंडर्ड होता है ना, मानक समीकरण होता है, क्योंकि यहाँ पर a b c के मान कुछ भी हो सकते हैं, a b c के मान कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको मानक समीकरण बोलते हैं। समांतर श्रेणी का सार्वंतर पूछा है, 4, 10, 16। आपसे ये पूछा है सार्वंतर, बताइए सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1 होता है। a2 कितना है, 10, -a1 कितना है, 4, घटाने पर कितना आएगा, 6 आएगा। तो बस यही पूछा था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में लिखा हुआ है वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा
वृत्त को स्पर्श करती है। ध्यान से देखना, ये अगर वृत्त है और इस वृत्त में आपको वह बिंदु बताना है जिस बिंदु पर रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, तो ये बिंदु होता है स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा सीधी रेखा पर स्थित है तो उन्हें कहते हैं संरेख बिंदु। या 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर है तो इन सभी बिंदुओं को हम बोलते हैं संरेख बिंदु, संरेख बिंदु बोलते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? संरेख। फिर नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है कोट थीटा इज इक्वल 3/4। कोट थीटा का मान दिया हुआ है 3/4। तो आपसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? ध्यान से देखना एक बार, tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/कोट स्क्वायर नहीं होता क्या? लिख सकते हैं ना हम। आपको tan स्क्वायर पूछा है, हमारे पास कोट थीटा है, तो क्या मैं tan को नहीं बदल सकता कोट में? tan का फॉर्मूला होता है 1/कोट, है ना। अब कोट की जगह लिखेंगे कोट का मान, तो मेरे पास कोट का मान है 3/4, लेकिन इस पर स्क्वायर है, तो ये इसे हल करने पर कितना आएगा? हल मैं नीचे कर देता हूं, यहां पर हल करने पर आएगा 9/16, 1/9/16। अब ये जो संख्या भाग में है ये उल्टा होकर ऊपर आएगी, तो ये हो जाएगा 16/9। और लास्ट एक सवाल और है इसमें, उसमें ये बोला गया माध्यिका बताइए। माध्यिका का मतलब है माध्यक बताना आपको। तो इसमें देखिए रिक्त स्थान भरना है, तो हमें ना इसमें फॉर्मूले वगैरह पूरा तरीके से नहीं लिखना है। 6 है, फिर 4 है, 9, 3, 5 और 8, इनको काउंट कर लो कितने हैं। 3 और 3 6 संख्याएं हैं, तो फिर इनको पहले तो सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। 3, 4, 5, 6, 8 और फिर 9, है ना, इतने है ना ये। हाँ, अब ध्यान से देखो, 2 को इस तरफ छोड़ दो, 2 को इस तरफ, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 11 और बटे में 2 तो कितना आएगा? 5.5 आएगा। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको ना नोटबुक में पूरा लिखना होता है ना, हल करना पड़ता है पूरा। इसमें ये लिखा हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 48 सदस्यों वाले बैंड के पीछे मार्च करना है। ये आपने देखा होगा, है ना, ये जब आप राजपथ पर देखते हो, उसमें एक सेना के आगे ना एक पीछे बहुत बड़ी टुकड़ी चलती है और आगे उनके ना वो बैंड बजाने वाले चलते हैं, तो उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। उसमें ये बोला गया है कि इनके जितने स्तंभ होंगे ना, उतने स्तंभ में ये सारे ना मार्च करने चाहिए। जितनी लाइन में ये चल रहे हैं उतनी लाइन में ये चलने चाहिए। अब इनकी लाइन लंबी हो सकती है पर लाइन की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 2 संख्या है, ये क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूं, 48। एक तो है 612 और दूसरी संख्या है 48। तो इनका क्या निकालना पड़ेगा? हमें HCF निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखना, 612, अब 612 में 2 का भाग करेंगे तो 300 कितना आएगा? 6, है ना। 612 ही है क्या? हाँ, चलिए मैं यहाँ कर लेता हूँ। 612 में अगर 2 का भाग करते हैं तो 306 आएगा, फिर 2 का भाग करेंगे तो 152 आएगा क्या? और फिर 2 का भाग करेंगे तो 7 बार और फिर 6 बार, फिर 2 का भाग करेंगे तो 38 बार, फिर 2 का भाग कहाँ पर बेटा? 306, ये मैंने गलत लिखा है। दो 1 बार और फिर बचा 5 बार और फिर 8 बार क्या? सॉरी, अब यहां कितना आएगा? 7 बार और गलत हो रहा है ना। एक मिनट रुकिए, इतना गलत होना नहीं चाहिए, है ना। दोबारा करता हूं मैं, ये तो गलत बात है। ध्यान से देखना, 612 का 2 का भाग करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, फिर 12 का आधा 6 तो होता है, फिर 2 का भाग इसमें करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 बचा, ऊपर से 0 आएगा, 10 5 बार भाग जाएगा और फिर जाएगा भाग 3 बार। ये गलत हो रहा है। अब ध्यान से देखो, 3 का भाग जाएगा इसमें और 3 का भाग 5 बार और 1 बार, फिर 3 का भाग 17 बार, फिर 17 का भाग 1 बार। तो ध्यान से देखना, इसमें 2 की पावर 2 आ रहा है, फिर 3 की पावर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, और इंटू कितना आ रहा है? 17।
यहाँ पर दूसरी संख्या हमारे पास 48 है, इसे तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ध्यान से देखना, 2 का भाग करेंगे 24 आएगा, 2 का भाग करने पर 12 आएगा, 2 का भाग करने पर 6 आएगा, 2 का भाग करने पर 3 आएगा, है ना। 16 3 48 हो गया। 2 की पावर कितनी है इसमें 4 और 3 की पावर कितनी है 1। HCF अगर हम निकालते हैं तो सेम जो संख्याएं होती है उनकी कौन सी पावर लिखते हैं हम, छोटी। यहाँ 3 की पावर 1 है पर इसमें 3 की पावर 2 है, तो छोटी पावर कौन सी है, 3 की पावर 1 है। तो यहाँ से जो हल आएगा वो आएगा कितना 12। इसका मतलब ये जो 48 लोग हैं वो 12 स्तंभों में चलेंगे, 12 इस प्रकार के 12 स्तंभ होंगे, ठीक है। और जो 612 लोग हैं वो भी 12 स्तंभों में चलेंगे, लेकिन उनकी एक लाइन में जो सदस्य है उनकी संख्या ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये था थर्ड का फर्स्ट। फिर सेकंड देखिए, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, एक बहुपद ज्ञात करना है जिसमें आपको शून्यकों का योग और गुणनफल, बहुत ज्यादा बार आ गया ये क्वेश्चन। शून्यकों का योग दे रखा है 4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1। अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि किसी बहुपद में जो शून्यक होते हैं उन्हें हम अल्फा और बीटा मानते हैं। एक्स स्क्वायर ये हमें पता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपकी मानक समीकरण है पर ये शून्यक वाली है, ठीक है। इसमें अगर मान रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 इंटू एक्स और प्लस इसका मान कितना है 1 बराबर 0। लेकिन हमारे से बहुपद पूछे तो पी एक्स लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में भाग करना ना, भाग आ चुका है भाई, बहुत बार आ चुका है भाग, ध्यान देना। x की पावर 3 है, माइनस 3x स्क्वायर है, फिर 5x है और माइनस 3 है, माइनस 3। और इसमें भाग करना है x स्क्वायर माइनस 2 का। समझना ध्यान से समझना। एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूं, इसमें लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और भाग करना x स्क्वायर माइनस 2 का। भाग करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनकी जो पावर है वो पावर ना बढ़ते क्रम से छोटे क्रम की तरफ होने चाहिए, बड़ा पहले होना चाहिए फिर छोटा इस प्रकार, और वो इसमें भी होना चाहिए। हमें यहाँ कितनी पावर चाहिए, सबसे पहले पहला पद देखना है, इसमें भी पहला। यहाँ 3 पावर है, हमारे पास 2 है, कितनी कम है 1 पावर कम है, तो x को यहाँ गुणा करेंगे तो x को यहाँ गुणा करने पर x क्यूब आएगा और x को 2 से गुणा करेंगे माइनस, तो माइनस 2x आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। समघात वाले समान घात वाले आमने सामने लिखते हैं हम। यहाँ बीच में देखो एक्स स्क्वायर का पद हमारे पास नहीं है तो मैंने नहीं लिखा है, इनके चिन्ह बदलेंगे माइनस और प्लस, तो ये कट गए, सेम है ना संख्या है पर इनके चिन्ह विपरीत है। यहाँ आएगा माइनस 3x स्क्वायर, इनको जोड़ने पर ये कितना आएगा प्लस 7x और माइनस 3। फिर ध्यान दो, यहाँ हमें चाहिए माइनस 3, वो हमारे पास नहीं है तो यहाँ माइनस 3 लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इसमें है, हमारे पास भी है, तो माइनस 3 को यहाँ गुणा करेंगे माइनस 3x स्क्वायर आएगा। फिर माइनस 3 को यहाँ माइनस 2 से तो माइनस माइनस 3 दूना सॉरी प्लस हो गया और वो 3 दूना 6 हो जाएगा। चिन्ह बदलने पर ये प्लस होगा और ये माइनस, ये प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7x और ये कितना हो गया माइनस 9। अब इसमें 1 पावर है, यहाँ हमारे पास कितनी पावर है 2, तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। अब ये छोटी है, इसका मतलब ये क्या है फिर शेषफल है, ये शेषफल है। और ये हमारे से पूछा गया भागफल, ये क्या हो जाएगा भागफल, ठीक है। तो आज इस क्लास में हम इतनी बातें करेंगे, बाकी जो सवाल बच गए वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।